जब ये खोज हुई तो ये इतनी ट्रांसफॉर्मिंग थी कि उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। एक पिता और बेटा अभी तक की सबसे बड़ी खोज करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद मेरे लिए वो बुरा सपना तो नहीं था, लेकिन डरावना जरूर था, क्योंकि सभी कैमरे मुझ पर फ्लैश हो रहे थे। हर जगह बस रोशनी थी। ये वाकई एक सदी की खोज है, रियली बहुत बड़ी खोज। प्री ह्यूमंस का एक ग्रुप जिसमें एक लड़का भी शामिल था, 20 लाख साल से दफन थे। हम अपने ओरिजिन्स की जो कहानी बताते हैं, एक नई अनोखी स्पीशीज उसे फिर से लिख रही है। इसे बयान करना मुश्किल है जब आपका सामना अचानक किसी ऐसी चीज से हो जाए जो आपसे बहुत बड़ी हो। शुरुआती इंसान के फॉसिल्स ढूंढने का ख्याल मुझे अफ्रीका खींच लाया। अगर आपको इस तरह की चीजें फील्ड में तलाशनी है तो आपको यहां होना है। ये एक अल्टीमेट ट्रेजर हंटिंग है। 15 अगस्त 2008 को पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ली बर्गर ने साउथ अफ्रीका में जोहानिसबर्ग से 40 किलोमीटर दूर एक वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व का सफर किया। उनके साथ थे साइंटिस्ट जॉब कीबी, उनका 9 साल का बेटा मैथ्यू और उनका डॉग टाउ। प्री ह्यूमन या एक्सटिंक्ट होमिनिड फॉसिल्स की उनकी लगातार तलाश में ये उनके एक नॉर्मल दिन की शुरुआत थी। हर पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट को उम्मीद होती है कि उसे होमिनिड का कोई ऐसा अंश मिल जाएगा जो कि ह्यूमन एवोल्यूशन की कहानी को आगे बढ़ाएगा। अमूमन आपको ये चीजें नहीं मिलती हैं। ये दुनिया की सबसे रेयर और सॉट आफ्टर चीजें हैं। हम मीलों तक चलते थे, गुफाओं की तलाश करते, और अगर कोई गुफा मिल जाती तो उसमें हम फॉसिल तलाशते थे। मुझे इसमें बहुत मजा आता है। दुनिया भर के साइंटिस्ट्स का ये मानना था कि यहाँ नीचे हमें कुछ बड़ी फॉसिल साइट्स मिली थी। ओके, चलो ऊपर चलते हैं। मैंने अपनी जिंदगी के 17 साल उस जगह पर गुजारे थे। मैं उसके बारे में किसी भी दूसरे शख्स से ज्यादा जानता था, और मुझे कुल मिलाकर क्या मिला? 2 छोटे से दांत। लेकिन मैं इस बात में पक्का यकीन रखता हूं कि हमने दुनिया नहीं देखी है, इसीलिए मैंने तलाश जारी रखी। और आखिरकार मुझे वो गुफा मिल गई। ये है वो। मेरा सिक्स्थ सेंस काम कर रहा था। हम उस जगह पहुंचे और मेरा पहला इंप्रेशन असल में डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था कि वो एक केव साइट थी और मेरे सामने जो था वो बस एक छोटा सा गड्ढा था। देखिए, ये वही जगह है। हम उस गड्ढे के किनारे खड़े हुए और मैंने कहा, ठीक है दोस्तों, जाकर फॉसिल ढूंढिए। अगर आपको मिल जाएं तो मुझे बुला लेना, मैं उनको आइडेंटिफाई कर लूंगा। देखते हैं क्या मिलता है। मैं अपने डॉग टाउ के पीछे दौड़ा। ये एक रोडेशियन रिचबैक है और इसे बाहर रहना बहुत पसंद है। खेलता बहुत है, उसे हर चीज अच्छी लगती है। मैं ठोकर खाकर गिर गया, और जब मैं गिर रहा था तो मेरी नजर एक फॉसिल पर पड़ गई। मैथ्यू ने कहा, डैड, मुझे एक फॉसिल मिल गया। मुझे एक फॉसिल मिला था, लेकिन मुझे इस बात का क्लू नहीं था कि वो किस चीज का फॉसिल है। मैं जानता था कि उसे क्या मिला है। उसे यकीनन कोई एंटीलोप फॉसिल मिला था, क्योंकि हमें यहाँ पर यही मिलते हैं। लेकिन वो 9 साल का है, और मैथ्यू से 5 मीटर दूर मैं देख सकता था कि एक होमिनिड क्लेविकल बाहर निकला हुआ था। आज तक उन हड्डियों का एक पूरा ढांचा कभी नहीं ढूंढा गया था, और मेरे सामने वही था। ओह, क्या तुमने उसे देखा? मुझे याद है मैंने वो रॉक उसके हाथ से लिया, लेकिन वो बहुत अजीब सा था। सब ऐसा था जैसे कोई साइलेंट मूवी चल रही हो। मैं कंफ्यूज था, क्योंकि मेरे हाथ में बस एक फॉसिल था। वो मुझ पर चिल्ला रहे थे, लेकिन मैं सच में कंफ्यूज था। मैथ्यू ने कहा मैं चिल्ला रहा था? मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। उन्हें उस पर बहुत गुस्सा आया। वो उस पर चिल्लाने लगे।
मैं समझ गया कि जरूर कोई इंटरेस्टिंग बात है। मैंने उस रॉक को पलटा तो उस रॉक के पीछे एक निचला जबड़ा था और एक दांत था जो रॉक से बाहर निकल रहा था। अचानक अब बात दुनिया की सबसे रेयर चीजों को तलाश करने की नहीं रह गई थी। अब गुंजाइश ये थी कि शायद मैं एक पार्शियल स्केलेटन के सामने बैठा था। मैंने मैथ्यू का एक फोटो लिया क्योंकि उस वक्त भी मुझे मालूम था कि वो एक अमेजिंग मोमेंट था। उन्होंने अंदाजा लगाया कि वो किसी 12 या 13 साल के लड़के की हड्डियां थीं जिसकी मौत करीब 20 लाख साल पहले हुई थी। उन्होंने उसका नाम रखा कराबो, लेकिन लोकल लैंग्वेज में इसका मतलब होता है जवाब। लेकिन ये क्रीचर क्या था और क्या उसका ताल्लुक हमसे था? वो लगभग 13 साल का था, जो अब मेरी उम्र है। क्योंकि वो मुझे मिला इसलिए मैं उससे ज्यादा अटैच्ड हूँ। हम जानते थे वो बहुत ही जबरदस्त था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये इतना अनोखा होगा। करीब 60 लाख साल पहले इंसान और चिंप्स के एक कॉमन एंसेस्टर्स थे। उसके बाद के लाखों वर्षों में बहुत से क्रीचर्स ने 2 पांवों पर चलना शुरू कर दिया, जिनमें से कुछ ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स कहे जाते हैं। ये अभी तक साइंस की एक सबसे बड़ी पहेली है कि इस जंबल्ड फैमिली ट्री के कौन से क्रीचर्स का सिलसिला हम तक पहुंचा। हम एक ऑस्ट्रोपेथ होमो से मॉडर्न ह्यूमंस कब और कैसे बने, इन सब के बीच की लाइन मेरे ख्याल से बहुत धुंधली है। ह्यूमन फैमिली ट्री बहुत ही ज्यादा घना है। इसमें बहुत से डेड एंड्स हैं, बहुत सी साइड ब्रांचेस हैं। हमारे और हमारे एंसेस्टर्स के बीच किसी भी तरह की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है। तो हमारे पास 2 फाइनल मुशेस हैं काम करने के लिए, और कोई भी लिंक मिसिंग नहीं है। ये पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर दिख रहा है। हम एक कॉन्टिन्यूम को देख रहे हैं जो इवॉल्व हो रहा है और हम उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प पीस है। लेकिन बर्गर की 20 लाख साल की खोज से पहले उस समय के कोई सबूत नहीं मिलते जिसमें साइंटिस्ट के मुताबिक हमारी अपनी प्रजाति होमो डेवलप हुई। फॉसिल रिकॉर्ड में गैप है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जाति से हमारी अपनी जाति होमो तक के बदलाव को ठीक से समझा ही नहीं गया है। इट्स हॉरिबल। अगर आप 25 से 18 लाख साल पहले की होमो जाति के पॉसिबल फॉसिल एंसेस्टर्स का पूरा कलेक्शन देखें तो ये बस इतना है कि एक शू बॉक्स में फिट हो जाए। इसे वापस ड्रॉअर में रख दो ताकि हमें इसे देखना ना पड़े उसके साथ। तो हमारा वंश होमो सेपियंस आखिर आए कहां से? यही वो बात है जिसमें मेरी दिलचस्पी है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आप जानना चाहें कि आपके पेरेंट्स कौन थे और उनके पेरेंट्स कौन थे और उनके पेरेंट्स कौन थे। उनकी कुछ बात है जो आपको वो बनाती है जो आप हैं और आप उसे छूना चाहते हैं। हम लाखों साल से यही करते आ रहे हैं। मैथ्यू को जब वो क्लेविकल मिली थी तो मैंने 2-1 दिन बाद उसके बारे में सुना, और ली ने जब ये सब जमा किया तो हम कोई 8 या 10 रहे होंगे। हम सब बस वहां गए और पत्थर पलट पलट कर देखना शुरू कर दिया। हम काफी एक्साइटेड थे क्योंकि हम कुछ मिलने की उम्मीद कर रहे थे। हर कोई सोच रहा था कि अगर एक 9 साल के बच्चे को इस तरह की चीज मिल सकती है तो हमें भी बहुत कुछ मिल सकता है। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था कि 3-4 घंटे बाद भी उन्हें दूर दूर तक होमिनिड जैसी कोई भी चीज हाथ नहीं लगी थी। इस तरह की बातें शुरू हो गईं कि हो सकता है वो रॉक यहाँ से मिली ही ना हो। आपको पता है वो बहुत ही अजीब सी जगह में थी, और जब मैं वो सोच रहा था तो उस गड्ढे के पीछे बस इतनी धूप निकली कि मुझे वहां पत्थरों के बीच बाहर निकला हुआ एक प्रॉक्सिमल ह्यूमरस नजर आ गया। बाजू की ये हड्डी। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। इस ह्यूमरस के ठीक आगे पड़ी थी एक कंधे की हड्डी, एक स्कैपुला, और मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। मैंने जैसे ही अपना हाथ इस ह्यूमरस के ठीक ऊपर रखा, उसके साथ ही 2 होमिनिड टीथ मेरे हाथ में गिर पड़े, और फिर मैंने कुछ कहा। जैसे ही आप उस तरफ गए और आपने उसकी तरफ इशारा किया, आप देख सकते थे कि वो पत्थर से बाहर निकला हुआ था।
मुझे लगा कि वहां जो पड़ा था वो कोई बच्चा था, जहां उसकी मौत हुई। तो मुझे एक लम्हे के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि वो बच्चा नहीं था। I mean, अपने फील्ड की हिस्ट्री में अभी तक किसी को 2 स्केलेटन एक जगह नहीं मिले थे। बर्गर को एक दूसरे मिस्टीरियस कंकाल के भी कुछ अंश मिले थे। कुछ महीनों तक उनकी टीम ने सैकड़ों लूज ब्लॉक्स की जांच की, जिन्हें माइनर्स ने 1 सदी पहले निकाला था। ये सब बिना किसी खुदाई के उस जगह पर पाए गए थे जिसे अब मलापा कहा जाता है। प्रिपेरेटर्स ने एक-एक पीस करके आसपास की रॉक को ड्रिल कर दिया। वहां से उन्हें आहिस्ता आहिस्ता 30 जानवर और 2 होमिनिड्स के सैकड़ों टुकड़े मिले। ये सब 20 लाख साल से बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए थे। होमिनिड्स वहां सेबर टूथ कैट्स, हाइनास, एंटीलोप्स, ज़ीब्रा, चूहे और खरगोश के साथ पड़े थे। वो सब एक ही जगह पर मिले। पहेली और गहरी हो गई जब आखिरकार दूसरे कंकाल की पहचान एक एडल्ट फीमेल के तौर पर की गई, जिसकी उम्र करीब 30 साल थी। वो यंग मेल से सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर दबी हुई थी। कहा जाने लगा कि वो माँ बेटा हो सकते थे। सच्चाई ये है कि वो एक ही जगह पर रहते थे और एक ही समय में रहते थे। वो तकरीबन एक ही टोली का हिस्सा थे। इंसान के शुरुआती रिकॉर्ड में ये एक बिल्कुल अनोखी सिचुएशन है, बहुत अनोखी सिचुएशन। इस खोज से पहले मशहूर लूसी समेत 10 से भी कम होमिनिड स्केलेटन्स पाए गए थे, जिनके सर के साथ बॉडी का कोई हिस्सा मिला हो। बस यही है कंप्लीट स्केलेटन के फॉसिल रिकॉर्ड में। फिर इसके बाद 2 वो हैं जो हमें अब तक मलापा से मिले हैं, जो बहुत ही रेयर हैं। हम समझ गए कि ये दोनों कंकाल अगर ज्यादा नहीं तो शायद उतने कंप्लीट तो थे ही जितनी लूसी थी। और ये बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा था कि ये चीज सर से लेकर पांव तक बिल्कुल डिफरेंट थी। बर्गर एक खास प्रॉमिसिंग ब्लॉक को अपनी पत्नी के पास लाई, जो कि एक रेडियोलॉजिस्ट हैं। मैंने जैकी को अस्पताल बुलाया और कहा कि मैं इस रॉक को स्कैन करना चाहता हूं अर्ली इन द मॉर्निंग। स्कैनर के पेशेंट्स के लिए खुलने से पहले हम वहां पहुंच गए। ऑलराइट, ये बिल्कुल सही जा रहा है। हम वहां खड़े होकर स्क्रीन देख रहे थे और वो स्लाइसेस दिखनी शुरू हो गई। और फिर एक स्लाइस सामने आई जिसमें आप एक पूरी खोपड़ी देख सकते थे। जब सिटी स्कैन के ऑपरेटर ने टेक्सचर और लाइट बदली तो आप उस खोपड़ी को सामने आते देख सकते थे, जो स्क्रीन से आपकी तरफ देख रही थी। हाँ, उसे देखकर मैं डर गया। ये बड़ी बात थी। हम समझ गए थे कि हमारे पास कुछ बहुत बड़ा है। मैं तो हक्का बक्का रह गया। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इस रॉक के अंदर एक पूरी खोपड़ी हो सकती है, एक खोपड़ी। और फिर मैं समझ गया कि हमारे पास एक चेहरा था। ये एक बहुत ही कंपैरेटिव साइंस है। हमारे पास जो फॉसिल्स हैं हम उन्हें लेते हैं और इंसानों और एप्स के सैंपल से मिलाते हैं। फिर हम उन्हें फॉसिल के दूसरे सैंपल से मिलाते हैं। हम कहते हैं कि ये ब्राउ रिजेस किसके पास है। ये ब्राउ रिजेस होमो इरेक्टस की होती हैं, इसलिए ये उससे रिलेटेड है। या इसका चेहरा बीच से आगे निकला हुआ है जो ऑस्ट्रेलोपिथ्स में दिखता है, इसलिए ये एक ऑस्ट्रेलोपिथ की तरह है। कंपैरेटिव एनालिसिस के जरिए वो एक बड़े सवाल का जवाब तलाशने लगे कि ये नई खोज फैमिली ट्री में कहाँ फिट होती है। पहले नाक का एरिया दिखता है, आप वो इंसिपिएंट नोज देख सकते हैं, फिर दांत दिखते हैं और आप देख सकते हैं कि वो कितने छोटे थे। जैसे ही माथा सामने आया तो चेहरे के ऊपरी हिस्से में एक स्ट्रॉन्ग बार दिखाई दिया जो बहुत अजीब था। ऐसी चीज हमने पहले कभी नहीं देखी थी। हमें समझ में आने लगा कि ये चीज कुछ अलग है। ये वाकई किसी भी चीज से मैच नहीं करती। इट वॉज रियली डिफरेंट। यकीन जानिए किसी भी चीज से मैच नहीं करती ये चीज। हम कुछ ही देर में न्यूज कॉन्फ्रेंस में लाइव जाएंगे।
इससे पहले एक एकेडमिक ने मुझे बताया कि ये चांद पर उतरने से भी बड़ी चीज है और ये एक आइकॉनिक वर्ल्ड ट्रेजर है। तो चलिए इस बड़े ऐलान को लाइव देखते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें जो चीज मिली है वो शायद अर्ली होमिनिड्स के सबसे कंप्लीट स्केलेटन्स में से एक है जो अभी तक खोजे गए हैं। ये स्केलेटन साइंस के सामने ह्यूमन एंसेस्टर की एक बिल्कुल नई और अनएक्सपेक्टेड स्पीशीज पेश करते हैं जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं था। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस नई स्पीशीज को ऑस्ट्रेलोपिथेकस सेडिबा कहा जाता है। वहां से भी इसका नाप ले लीजिए। दुनिया भर के साइंटिस्ट को सेडिबा के अंदर मॉडर्न और एंशिएंट फीचर्स का अजीब सा मिक्स देखकर शॉक लगा। हमने जो चीज देखी उसमें सबसे चौंकाने वाली बात थी फीमेल स्केलेटन का हाथ। हमारी फैमिली ट्रीज में जो दोनों होमिनिड्स हैं उनके पहले और उनके फौरन बाद के मुकाबले सेडिबा के प्रिमिटिव हैंड्स हैं। मेरे ख्याल से जो कोई भी उस हाथ को देखता है और उस लंबे अंगूठे को देखता है, उन छोटी होती हुई उंगलियों को देखता है, वो कहेगा कि गॉश, बहुत सी बातों में ये बहुत कुछ हमारे जैसी ही है। लेकिन ये मॉडर्न हैंड्स एप जैसे हाथों से मिलते हैं। सेडिबा अभी भी पूरी तरह पेड़ों पर डिपेंड करती थी। वो लंबे बाजू किसी रिजर्व पैराशूट की तरह हैं। वो कह रहे हैं कि अगर 2 पांवों से जमीन पर चलने का ये एक्सपेरिमेंट काम नहीं करता तो खतरे की सूरत में मैं फिर वापस ऊपर चढ़ सकता हूं। सरीबा के कुछ हिस्से ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तरह दिखते हैं। कुछ दूसरे हिस्सों में ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इन्हें अर्ली होमो से जोड़ती हैं। इनका ब्रेन बहुत ही छोटा है, करीब एक ऑस्ट्रेलोपिथेसीन के साइज का। फिर भी उस ब्रेन को रीऑर्गेनाइज किया गया है, उसकी शेप बदली गई है ताकि वो इंसानों की तरह दिखे, ना कि एप की तरह। और हमें जो मिलता है वो है साफ तौर पर ये ट्रांजिशनल फॉर्म। ज्यादातर लोग मानते हैं कि सेडिबा एक नई स्पीशीज है, लेकिन वो हमारी डायरेक्ट एंसेस्टर है या नहीं, ये बहस का सवाल है। सेडिबा शायद होमो हफिबिलिस या रुडोफेंसिस की एंसेस्ट्रल है, लेकिन हमारा पसंदीदा इंटरप्रिटेशन ये है कि सेडिबा सीधे तौर पर होमो इरेक्टस की एंसेस्ट्रल हो सकती है और होमो इरेक्टस होमो सेपियंस के एंसेस्ट्रल हो सकते हैं। प्रॉब्लम उन चीजों को क्लासिफाई करने में आती है जो कुछ इंटरमीडिएट होती हैं। आप मुझे किसी कार की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं, किसी ट्रक की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं और मैं समझ सकता हूँ कि क्या फ़र्क है। और फिर आप मुझे एक एल कैमिनो देते हैं और ये कार है या ट्रक। वेल, ये दोनों है, यू नो। कोई क्लासिफिकेशन सही नहीं होता। हालांकि सेडिबा के बारे में अब भी बहुत से रहस्य बरकरार हैं, लेकिन इनकी हड्डियों को जिस अनोखे तरीके से बचा कर रखा गया है उसी में ये सुराग छिपे हैं कि इनकी मौत कैसे हुई। फॉसिल रिकॉर्ड में बहुत साफ सबूत हैं कि बहुत से होमिनिड्स की मौत वायलेंट तरीके से हुई, जैसे कि ये ऑस्ट्रेलोपिथेसीन बच्चा जो 50 साल पहले मिला। यहाँ इस छोटे से चाइल्ड स्कल में यहाँ 2 होल्स हैं। इस लेपर्ड के दांत उन 2 सुराखों में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फिट हो जाते हैं और आप देख सकते हैं कि ये कैसे उसके ब्रेन के आर पार हो गए होंगे। होमिनिड्स को कहीं भी और कभी भी उठा लिया जाता था, लेकिन सेडिबा के साथ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि उनकी मौत कार्निवोर की वजह से हुई थी। तो फिर बात यही है कि आखिर उनके साथ हुआ क्या? इन चीजों को किसी ने मॉडिफाई नहीं किया है। कोई कार्निवोर नहीं, कट के कोई निशान नहीं, कुछ नहीं। इसका राज इनमें मौजूद ब्रेकेज पैटर्न्स में है। लड़के की दोनों बाजू टूटी हुई हैं। ये बहुत ज्यादा ऊंचाई से बुरी तरह गिरने से हुआ है, कुछ 1 मीटर से नहीं बल्कि बहुत ज्यादा ऊंचाई से। मलापा में स्वागत है। इस फील्ड में कुछ लोग आपको फिजूल की लंबी चौड़ी कहानियां सुनाते हैं कि यहाँ ये हुआ वो हुआ, और आप सोच रहे होते हैं कि कहानी तो अच्छी है लेकिन इसके सबूत कहाँ हैं? मेरे ख्याल में हमारे पास इस बात के अच्छे सबूत हैं कि ये एक डेथ ट्रैप था।
वो वाकई उस होल में गिर गए थे। कोई अट्रैक्टेंट जरूर रहा होगा, कोई चीज ऐसी जरूर रही होगी जो इन्हें डेथ ट्रैप की तरफ खींच रही होगी। मेरे दिमाग में एक ही चीज है जिसकी वजह से ये सब जानवर या तो जिंदगी ले रहे थे या फिर मौत का रिस्क उठा रहे थे, और वो चीज है पानी। हम मॉडर्न इंसान समझ ही नहीं पाते कि बिना पानी के रहना कैसा होता है। वो शायद सूखे का दौर था जिसमें जमीन का पानी सूख रहा था, यही उन्हें होल की तरफ लाया और वो इसमें गिर गए। मुमकिन है कि यहाँ 20 या 30 क्रीचर्स की एक पूरी टोली खोजे जाने के इंतजार में पड़ी हो। क्या ये खोपड़ी का टुकड़ा हो सकता है? ठीक है, वो एक कीपर है। खुदाई की तैयारी में मलापा एक लेबोरेटरी में ट्रांसफॉर्म होने वाला है। हम चाहते हैं कि यहाँ साइट पर एक लेबोरेटरी बनाई जाए जो साइट के बिल्कुल ऊपर तैरती रहे। हमें अभी और मिलेंगे। हमें आगे क्या क्या मिलने वाला है उसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये उस तरफ आ जाए जिधर मैं चल रहा हूँ। यहाँ हमें सदियों नहीं तो कई डेकेड्स तक काम करना है। और फिर मुझे चाहिए एक तरह का पार्किंग टर्न अराउंड स्पेस। इस रिमार्केबल क्रीचर ने जो जानवर और इंसान के बीच की खाई को कम करने में मदद कर सकता है, इसने हमारे ओरिजिन्स को लेकर कुछ फंडामेंटल सवाल खड़े कर दिए हैं, और आने वाले सालों में बर्गर की टीम इस बात का जवाब तलाशने की कोशिश करेगी कि क्या हम कुछ हद तक सदीबा हैं।